हेलो बच्चों, स्टडी 21 में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज जिस विषय से हम पढ़ना चाह रहे हैं वो विषय है संविधान की प्रस्तावना। ऐसा है कि किसी भी देश का जो संविधान होता है उस संविधान का जो मुख्य पृष्ठ होता है जिसमें संविधान के उद्देश्य और लक्ष्य प्लस उस मुख्य पृष्ठ में जो संविधान का सार निहित होता उसी मुख्य पृष्ठ को हम संविधान की प्रस्तावना कहते हैं। हमारे जो देश के संविधान में जो संविधान की जो प्रस्तावना को अपनाया गया था वो नेहरू जी के जो उद्देश्य प्रस्ताव था, जिसे 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखा गया था और 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। उसी के आधार पर हमारी संविधान की प्रस्तावना आधारित है, जिसे हम संविधान की एक तरह से उद्देश्य का भी कह सकते हैं। यानी जो उद्देश्य और लक्ष्य जो नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्तावना में दिए गए थे उन्हीं उद्देश्य और लक्ष्य को हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना में अपनाया गया है। इसलिए नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव को ही हमारी संविधान की प्रस्तावना का आधार कहा जाता है। ऐसा है कि संविधान की जो हमारी प्रस्तावना है इसको हम संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी और संविधान की मार्गदर्शिका भी कहते हैं। ये जो हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है ये संविधान का एक भाग है। आपको पता है होगा कि जैसे कि हमारे संविधान है उसमें जो मूल भाग है वो 22 है। उन 22 भागों के अलावा संविधान की प्रस्तावना अलग से दी गई है। तो कई बार ये विवाद हो जाता है कि क्या संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। ऐसा कि जिस तरह से हमारे संविधान के 22 भाग हैं उनमें संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया द्वारा संशोधन हो सकता है, उसी तरह संविधान की प्रस्तावना भी संशोधन किया जा सकता है। जैसा कि केशवानंद भारती का जो मामला विवाद था, जो 1976 का विवाद था, उसमें भी स्पष्ट किया गया कि ये संविधान की जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग मानी जाएगी। यानी हम संविधान की प्रस्तावना को संविधान का भाग कह सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि इसमें उसी तरह से संशोधन हो सकता है जिस तरह से संविधान के जो 22 मूल भाग हैं उनमें संशोधन होता है, उसी तरह संविधान की प्रस्तावना में भी उसी तरह से संशोधन किया जा सकता है। ये हमारी जो संविधान की जो प्रस्तावना है ये हमारे जो भारतीय राजनीति का जो दार्शनिक आधार है उसको भी घोषित करती है। जो संविधान की जो प्रस्तावना में जो विचार दिए गए हैं, ये समाजवाद, लोकतांत्रिक गणराज्य और पंथ निरपेक्षता, ये विचार हमारे भारतीय राजनीति के दार्शनिक आधार माने जाते हैं। यानी ये संविधान की प्रस्तावना के ये विचार हमारे राजनीति के दार्शनिक आधार हैं। कौन कौन से? पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और लोकतांत्रिक गणराज्य। ऐसा है कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की मार्गदर्शिका कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की मार्गदर्शिका क्यों कहा जाता है? ऐसा है कि जब संविधान के किसी भाग या अनुच्छेद में किसी संवैधानिक मामले का कोई निपटारा या कोई उल्लेख नहीं हो तो ऐसी स्थिति में उस संवैधानिक मामले में हम संविधान की प्रस्तावना से मार्गदर्शन ले सकते हैं। जैसे कि ये मामला था बेरोजगारी मामला। इस बेरोजगारी मामले में भी ये माना गया कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की मार्गदर्शिका के रूप में अपनाया जा सकता है। यानी संविधान की प्रस्तावना से मार्गदर्शन लिया जा सकता है। किन मामलों में? संवैधानिक मामलों में, जहाँ संविधान किसी ऐसे मामले में जो संविधान से संबंधित कोई विवाद हो रहा और उसमें कोई किसी अनुच्छेद या किसी भाग में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, वहाँ संविधान की प्रस्तावना से मार्गदर्शन ले सकता है। इसी तरह जो संविधान की प्रस्तावना को हमने संविधान की आत्मा कहा। संविधान की आत्मा
इसको संविधान सभा के एक सदस्य थे ठाकुरदास भार्गव, उन्होंने इसे संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा उन्होंने इस आधार पर कहा था कि जो संविधान के पक्ष जो प्रस्तावना है वो संविधान के उद्देश्य और लक्ष्यों को घोषित करती कि हमारे संविधान के क्या उद्देश्य होंगे और हमारे संविधान के क्या लक्ष्य होंगे और इस संविधान द्वारा हम किस तरह के शासन व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, है ना। उसी के आधार पर ठाकुरदास भार्गव ने ये इसको संविधान की आत्मा कहा था। इसी तरह जो संविधान सभा में जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति के एक सदस्य थे के मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी, उन्होंने इसे संविधान की कुंजी कहा था। किसको? संविधान की प्रस्तावना को। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी क्यों कहा था? उन्होंने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी इसलिए कहा था कि संविधान की जो प्रस्तावना है, जो हमारे संविधान के जितने भी भाग हैं, परिशिष्ट है, अनुच्छेद है, उन्हीं सभी का जो सार है वो जो हमारे संविधान के जो संविधान निर्माता थे और जो हमारे संविधान के और जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, वो जो लक्ष्य चाहते थे वो सभी कुछ किसी में नहीं थे, किसके अंदर? सार के रूप में नहीं थे, वो संविधान की प्रस्तावना के अंदर नहीं थे। इसलिए से संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा था। किसने? के मुंशी ने। ऐसा है कि हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें अब तक केवल मात्र एक ही बार ही संशोधन हुआ था, 42वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन 1976 द्वारा इसमें मात्र एक बार ही अब तक संशोधन हुआ और इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। वो कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? एक तो समाजवाद शब्द जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये 3 शब्द इसमें जोड़े गए 42वें संशोधन द्वारा। और आपको पता होगा कि संविधान की संशोधन जो प्रस्तावना है इसके जो दार्शनिक आधार हैं, मैंने अभी बताया था दार्शनिक आधार कौन कौन से, ये पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और लोकतांत्रिक गणराज्य और बंधुत्वता। इनको संविधान के मौलिक ढांचे में भी शामिल किया जाता है। आपको पता है कि केशवानंद भारती मामला जो 1976 का था, उसके अंदर संविधान के कुछ मौलिक लक्षण थे 21, जो लगभग 21 के करीब थे, उनको इस मामले में संविधान का मौलिक ढांचे के अंतर्गत शामिल किए गए थे। जैसे कि ये संसदीय व्यवस्था हुई, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद हुआ या संघवाद प्रणाली हुई, ये सब इनको सभी जो हमारे संविधान के जो मुख्य जो 21 लक्षण उनको संविधान के मौलिक ढांचे के अंदर शामिल किया। उसी तरह जो संविधान का जो दार्शनिक आधार है उनको भी संविधान के मौलिक ढांचे के अंदर शामिल किया जाता है। यानी मौलिक ढांचा वो होता है जिसमें संविधान ये हमारी जो संसद है वो संशोधन नहीं कर सकती है। उन्हीं विचारों को हम यानी संविधान का उन्हीं विचार या उन्हीं भागों को हम संविधान का मौलिक ढांचा कहते हैं। और हमारे जो संविधान में जो एक शब्द दिया गया संविधान के हम भारत के लोग, ये किस बात को इंगित करता है? ये संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द है ना हम भारत के लोग, ये इस बात को इंगित करता है कि जो अंतिम संप्रभुता है वो किसी व्यक्ति विशेष या किसी संस्था में निहित नहीं होकर वो भारत की जनता में अंतिम संप्रभुता निहित रहेगी। यानी जो जनप्रतिनिधि चुनने का जो अंतिम अधिकार वो जनता में निहित है और उसी के माध्यम से जनता अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से शासन करेगी। संविधान की जो प्रस्तावना में 4 लक्ष्य दिए गए हैं, वो 4 लक्ष्य कौन कौन से दिए गए हैं? वो हमारे संविधान के 4 मौलिक लक्ष्य माने जाते हैं। वो है न्याय। न्याय कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसी तरह स्वतंत्रता कौन सी? विचार अभिव्यक्ति की, उपासना,
धर्म और विश्वास की। ये स्वतंत्रता दी गई। और इसी तरह समता, समता समता जो दे रखा है उसमें प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई। यानी हमारे संविधान की प्रस्तावना में ये कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को कि समान प्रतिष्ठा को स्वीकार किया जाएगा और सभी को विकास के समान अवसर दिए जाएंगे। इसी तरह जो इसका जो अंतिम जो लक्ष्य दे रखा है हमारे जो संविधान के प्रस्तावना में संविधान का, वो है बंधुता। बंधुता यानी व्यक्ति की गरिमा और प्लस राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली गरिमा, ये लक्ष्य दे रखे। तो हमारी संविधान की प्रस्तावना के 4 लक्ष्य कौन कौन से हैं? पहला है न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और समता, प्रतिष्ठा और अवसर की, और बंधुता है गरिमा प्लस राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली। ऐसा है हमारी संविधान की प्रस्तावना के जो अंतिम शब्द हैं वो ये था कि आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को हम इस संविधान को अंगीकृत, आत्मर्पित और करते हैं। यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान स्वीकार कर लिया गया था और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से नहीं बल्कि आंशिक रूप से लागू किया गया था, और पूर्ण रूप से हमारा संविधान 26 जनवरी 1949 को लागू किया। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो शेयर एंड लाइक करना। धन्यवाद।